हेलो ऑल राइट। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास को। मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू and I hope you can hear me clearly. I think the camera is having a little bit of light issue, maybe due to my clothes. Let me just see the lighting. I think there is some issue because of that. Hello. Okay, let me just check. Here, I think the lighting should be better as well. Let's see. Maybe the color is creating some issue. Now it's better. Maybe. Okay. सो हेलो टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए प्रोनाउंसिएशंस, तो एक दो शब्द आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रहे हैं, बट डू रिमेम्बर दैट कि वो शब्द जो है वो बहुत कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड है और इसीलिए बार बार हम उन्हें करेंगे, ठीक है, जब तक कि आपको बिल्कुल याद ना हो जाए कि उसे वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। सबको आवाज आ रही है? एक बार यस लिख के कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में। कम ऑन, प्लीज टाइप यस एंड कंफर्म। Let me just restart the class. I think there is some issue. Okay, अब ठीक है. There was some issue, I guess. The chats were not moving. Okay, now अब ठीक है. अब सबको आवाज आ रही है ना? Okay बच्चों, let's get started. ठीक है. सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, ठीक है। हाँ, कल जो है आपकी जो क्लास है वो सबकी हुई थी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाली भी हुई थी, 10 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर पहला वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फटाफट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई मीन पोल से बताइए। पोल गया है, एबीसीडी क्या सही है बताइए। What do you call this word? प्रियांशु, आदर्श, इतनी बार भी मत लिखिए। So the word is, मैं आंसर दे दूं, अभी भी कितने बच्चों ने इसका सही आंसर नहीं बताया है? जल्दी बताओ बच्चों, कितनी बार करवा दिया मैंने, ये 2-3 बार करा दिया, अभी भी नहीं आ रहा है आपको? यस, हो गया, सबने दिया आंसर। कम ऑन, ये 4-5 बच्चे जो है इन्होंने आंसर नहीं दिया, जल्दी करो। लक्ष्य, ऋषिका, कृष्णा, श्रेयांश, अभिषेक। द आंसर इज सिंपली डेब्री। डेब्री, डेब्री व्हिच मींस जो अवशेष होते हैं किसी बिल्डिंग के ढह जाने के बाद, अर्थक्वेक आने के बाद, या फिर मलबा जो होता है, ठीक है, कोई जो कचरा निकलता है कंस्ट्रक्शन के बाद, उस सबको भी डेब्री कहा जाता है, ठीक है। डेब्री इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, डेब्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब मैंने आपको बताया है। जो कचरा बचता है ना सीमेंट का, जब कोई बिल्डिंग गिरा दी जाती है या खुद गिर जाती है, या फिर कभी कभी बिल्डिंग बनाने के बाद भी बचता है, ठीक है। जनरली ये होता है कि जो कचरा किसी चीज के खत्म होने के बाद, बिल्डिंग स्पेशली,
तो वो बचता है, उसे डेब्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ये भी हमने किया था, इसका आंसर जल्दी से दे दो। क्या था प्यारे बच्चे, ये हो गया? हरी आप, मैंने क्या बताया था इसका मीनिंग आपको? पहले भी 2-3 दिन पहले हमने ये वर्ड किया था। इसका मीनिंग था टाइप। ठीक है, किस टाइप का, किस कैटेगरी के मूवीज, नॉवेल्स या फिर सॉन्ग्स आप सुनते हैं, किस टाइप या किस कैटेगरी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो क्या होगा अभिषेक, क्या आंसर होगा इसका? द आंसर इज जॉनरा। जॉनरा, जॉनर नहीं, जॉनरा, जॉनरा, जॉनरा। ठीक है, द आंसर इज जॉनरा। मतलब विच जॉनरा मूवीज डू यू लाइक, विच जॉनरा नॉवेल्स डू यू रीड। ठीक है, तो इस तरह से जॉनरा यूज करा जा सकता है, मतलब किस टाइप की मूवी देखनी है, किस टाइप के नॉवेल्स पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये देखो, स्कूल में जो सिंगिंग करते हैं, और ये एक कलेक्टिव नाउन भी होता है। स्कूल में जो आपके असेंबली में गाना गाते हैं उसको, अच्छा पिछले वाला आंसर नहीं हुआ, पोल। पोल का आंसर सी फॉर कैट था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्कूल में आपके जो गाना गाते हैं सिंगर्स, स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन चारों में से कौन सा होगा आपको बताना है। कम ऑन। फटाफट दे दो बच्चों आंसर। ओके, अब मैं आंसर बताऊं। द आंसर इज, स्कूल में आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंगर्स गाना गाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं कॉयर ऑफ सिंगर्स। क्वायर, 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 क्वायर नहीं, क्वो, 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 ऐसे मात्रा लगा दो। क्वायर ऑफ सिंगर्स, च नहीं बोलते, क बोलते हैं। क्वायर ऑफ सिंगर्स, क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये शब्द समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स गाना गाते हैं ग्रुप बना के, ठीक है, जब लोग ग्रुप बना के, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, ग्रुप बनाकर जब लोग गाना गाते हैं, क्रिसमस के टाइम पे लोग गाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो उसके लिए हम बोलते हैं क्वायर ऑफ सिंगर्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला वर्ड देखते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताइए। ये वर्ड हमने देखा था, इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वर्ड आपको पता ही है, फटाफट बता दो। मैंने पिछली बार आपको बताया था, इसका मतलब होता है that which is not very noticeable, that which is indirect, which is a little hidden। मतलब आपको, आप बोलो अच्छा तुम चलोगे क्या मेरे साथ मेले में, ठीक है, will you go with me to that fair? So the other person is like, oh okay, मतलब वो ना नहीं बोल रहा है, नॉट अ डायरेक्ट नो, बट आपने देख लिया कि ही गेव यू अ सटल हिंट कि ही डज नॉट वांट टू गो। उसने एक सटल हिंट दे दी कि वो नहीं जाना चाह रहा। तो सटल मतलब इनडायरेक्ट तरीके से आपको बता दिया है। अब मैंने प्रोनाउंसिएशन भी इस माध्यम से आपको बता दिया है। प्रोनाउंसिएशन क्या है इस शब्द का? द आंसर इज सटल। बी इज साइलेंट। यशराज, ठीक है बच्चे, कल आपका नेटवर्क स्लो था तो आज मैं कल का सारा रिपीट कैसे करूंगी? आपके लिए रिकॉर्डिंग इसीलिए तो होती है ताकि आप इस समस्या का समाधान करके अपनी रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देखना। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो मान लो इतने सारे बच्चे हैं,
फिर तो पूरे साल सिर्फ रिपीट होगा, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे हम. ठीक है, चलो आंसर इज सटल. चलो सटल. नेक्स्ट वर्ड इज, आंसर नहीं दिया मैंने. ओके, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड वुड बी व्हाट? ये तब मिलता है आपको जब आप किसी दुकान से शॉपिंग करते हैं, तो जो आपको हिंदी में दी जाती है, रसीद कहते हैं उसे हिंदी में, रसीद. किसी भी दुकान से शॉपिंग करने का, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, देखिए आंसर. इंग्लिश में उसे कहते हैं, फटाफट फटाफट. यस, समित पटेल, विराट, श्रेयस, विनोद, कृष्णा, योगेश, अभिषेक, यशस्वी, लक्ष्य, ब्रज. व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग एवरीवन? समित, जल्दी आंसर करिए. और विराज. तो द आंसर इज रिसीट. द आंसर इज रिसीट. ठीक है, इंग्लिश में से रेसिप्ट नहीं बोलते, पी साइलेंट होता है. हम बोलते हैं रिसीट. हम बोलते हैं इसे रिसीट. ठीक है, मुझे चाहिए एक रिसीट. रिसीट दे दो, बिल दे दो. बिल को क्या बोलेंगे? रिसीट. और राइट एवरीवन. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ दिस वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं दफनाना. हिंदी में क्या कहते हैं? दफनाना. ठीक है, जब कोई गुजर जाता है तो बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर उसे जमीन के अंदर दफनाया जाता है. ओके, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? वर्ड आपके सामने लिखा है. ओके, पोल में भेजा नहीं था, अभी भेज दिया है पोल. आंसर करिए, ABCD क्या सही लगता है आपको, फटाफट. यस, व्हाट डू वी कॉल दिस वर्ड? व्हाट, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सो वी से, वी से bury. ठीक है, bury your sorrows. अपने दुखों को दफना दो. bury, not bury or bury or whatever. बुरी भी नहीं, never बुरी. bury, bury कर दो, दफना दो अपने दुखों को. ठीक है, I buried my mouse, my pet mouse or my pet dog, my pet cat after it died. मैंने दफना दिया उसको. bury. Okay everyone, very good. Now let's move forward. I hope you're ready for the next one as well. Chalo, berry. So this one is called as berry. Now for those of you who eat fish and for those of you who do not eat fish also, you should know it because ये biology science में थोड़े दिनों में पढ़ोगे आप. This fish is very healthy. This fish has a lot of omega-3 and omega-6 fatty acids, which are very important for our brain health and our heart health also. So what is this word called as? इस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मैंने एक बार ये भी करवाया हुआ है आपको, कुछ दिन पहले ये शब्द भी आया था. सिंगल आर होता है दिव्या. बेरी का मतलब होता है रिद्धि दफनाना जमीन में. तो ये शब्द क्या है बच्चे? दिस वर्ड इज कॉल्ड एज, मैं आंसर देने जा रही हूं, फटाफट आंसर दो आप. यस, 1, 2 and 3. पोल का आंसर बहुत बच्चों ने नहीं दिया. अभी अभी टिक लगाऊंगी तब जल्दी से दोगे, है ना? आई नो योर स्मार्टनेस. इट्स कॉल्ड एज salmon. No, it's called as salmon.
सो आई ओके, सामन कहते हैं, ये तो कोई भी करेक्ट नहीं था यहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड दिस पोल, इस पोल को हम नहीं टेकअप करेंगे आपके लीडर बोर्ड और आपकी ऑल इंडिया रैंक में, बट ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सामन। इट्स कॉल्ड एज अ सामन, इट्स कॉल्ड एज सामन. Answer is D for dog. We are not going to consider this poll. I'm going to cancel it now. It is called as salmon. Salmon. ठीक है? Salmon नहीं. L is silent. Salmon. Now this जल्दी से दे दो इसका आंसर. ये तो हमने 2-3 बार किया because this is so important. That's why also. What is the spelling of this word? No, spelling you can see. What is the pronunciation? कैसे प्रोनाउंस करोगे? जो आपको फोटो दिख रही है उसे क्या बोलते हैं? यू कैन जस्ट टेक अ हिंट विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर. इट इज कॉल्ड एज, यस, जिसका पोल जल्दी नहीं आता, पी वाली बटन दबाओ, पोल जल्दी आ जाएगा. दिस वर्ड इज कॉल्ड एज कर्नल. कर्नल. आई नो इट्स बिजार, ये बहुत ही अजीब है और हास्यास्पद भी है कि इस शब्द में आर नहीं आ रहा, फिर भी इसे बोला कर्नल जा रहा है, और जहां एल आ रहा है पिछले वाले में, एल नहीं प्रोनाउंस हो रहा, और इसमें एल प्रोनाउंस नहीं हो रहा. इसके एल को हम आर बोल रहे हैं. हाउ वियर्ड कैन दैट गेट? बट यस, दिस इज इंग्लिश, इट कैन गेट प्रीटी वियर्ड एट टाइम्स. द आंसर इज कर्नल. इसे हम बोलते हैं कर्नल. कर्नल. All of you know that already. Let's move forward. What is this? तलवार को अंग्रेजी में क्या कहोगे? What will you call this word that which you can see on the screen? महक 7 का आंसर है सामन. उन सब में से गलत हो गया था ना, क्योंकि एल लिखा था तो मैंने वो पोल हटा दिया. ओके, इसका आंसर दो बच्चे. व्हाट डू वी कॉल दिस वर्ड? किसी के हाथ में तलवार पकड़ी हो, सोल्जर के हाथ में, तो आप क्या बोलोगे? उसके हाथ में क्या है? इट इज कॉल्ड एज स्वॉर्ड. व या डब्ल्यू की आवाज नहीं हम प्रोनाउंस करते हैं. इट्स कॉल्ड एज अ स्वॉर्ड. ही हैज अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड. स्वॉर्ड. जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर, डॉक्टर. साड नहीं, स्वॉर्ड. 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 ओके, एक तरह की मछली होती है मित्रांश, सामन. स्वॉर्ड. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो उसके हाथ में तलवार है. he has a sword in his hand. Okay, तो चलो अब अगले शब्द पे चलते हैं. we are going to take up 10 words and then we are going to do something else. Okay, this is very very commonly mispronounced word also, and movies में आपने सुना होगा अगर आपने देखी है तो इस टाइप. तो ये एक शिप होती है, नॉट अ शिप ऑल्सो, छोटी सी शिप होती है, छोटी सी बोट होती है. छोटी शिप होती है, बड़ी बोट होती है, जिसमें ना एक रूम भी होता है और डेक होता, मतलब 1-2 रूम्स होते हैं, डेक होता है, और मतलब मजेदार सी होती है ये. लोग इसे प्राइवेटली ओन करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, और मतलब उन लोगों के पास जनरली होती है. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इस बड़ी वाली बोट या छोटी वाली शिप को, जिसमें लोग अपना लग्जरी टाइम स्पेंड करते हैं, जाते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से फिशिंग करते हैं और मजे करते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ यॉट. दिस इज कॉल्ड एज अ यॉट. CH is silent. This is called as a yacht. ये आपको शब्द बहुत बार देखने के लिए मिलेगा. This is called as a yacht. A yacht. Okay, let's move forward. Okay, so now that we have done 10 words, we are going to take other set of 10 words later on. We are going to do news perhaps. Okay, so let's just hurry up and study a few news also. Yes, Mehak.
पीछे पीछे मेरा पढ़ना और फिर हम उसके एंटोनिम सिनोनिम करेंगे. ओके, जो इसमें से बन के आएंगे. ओके, नीट यूजी, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट. ठीक है, कैंसल्ड. न्यू नीट यूजी 2026 कैंसल्ड. सो मेरे पीछे पीछे पढ़ना. द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैंसल द नीट यूजी एग्जामिनेशन. ठीक है, आफ्टर एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक्स. पढ़ो, खुद से पढ़ो. अब एंटोनिम सिनोनिम नहीं लिखा हुआ है ना नीचे राजश्री, तो इस बार गेस करना है आपको. पढ़ लिया. सो आफ्टर एलिगेशन, एलिगेशन मतलब इल्जाम, एलिगेशन मतलब आरोप, इल्जाम. तो ये आरोप लगे कि पेपर में चीटिंग हुई है और उसके बाद इसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया, ऐसा लोगों ने बोला. सो एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक एंड मैल प्रैक्टिस. मैल प्रैक्टिस मतलब कुछ गड़बड़ियां हुई, लोगों ने पैसों के लिए पहले ही पेपर को बेच दिया. मैल प्रैक्टिस surfaced in several states. बहुत सारे राज्यों में ये हुआ. A CBI inquiry has also begun. एक CBI इंक्वायरी भी बैठ गई है इसके ऊपर. Lakhs of medical aspirants are affected by this decision. लाखों एस्पिरेंट्स यानी जो लोग किसी चीज के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली अफेक्ट हुए हैं, उन पर असर हुआ है इस डिसीजन से. सरफेस्ड मतलब कोई चीज ऊपर आई है, सामने निकल कर आई है. ठीक है, चलो पोल मैंने गलती से भेज दिया है. ये क्वेश्चन है. द वर्ड सरफेस, ओहो कीर्ति, सरफेस्ड मीन्स आपने पहले ही पूछ लिया. हाँ, डिसअपियर्ड, इमर्ज्ड, हिडन और डिलेड. हमने देखा एक लाइन लिखी थी, मैल प्रैक्टिसेस सरफेस्ड. ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस सरफेस पे आई तो क्या मतलब हुआ? डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, सामने आई, छिप गई, उसमें देरी हुई. क्या हुआ प्यारे बच्चे? एस्पिरेंट्स का मतलब वो लोग जो किसी चीज की इच्छा रखते हैं, एस्पायर करते हैं, मन में महत्वाकांक्षा रखते हैं उस चीज को पाने की. ठीक है, यानी कि जो तैयारी कर रहे होते हैं. तो आंसर इसका इमर्ज्ड है, सामने आना, सरफेस पे आना. जैसे पानी के नीचे कोई चीज है, कोई आदमी डूब गया तो मर गया. ठीक है, थोड़े दिन में उसकी लाश पानी के ऊपर आ जाती है. ठीक है, ड्यू टू साइंस एंड बायोएंसी फोर्स. ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन समृद्धि. पढ़ाई करो, सीबीआई की फुल फॉर्म इंग्लिश का पार्ट नहीं है ना बच्चे. चलो, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि वो ऊपर आ गई लाश, तो सरफेस पे आ गई है ना. ऐसे ही कोई भी मैल प्रैक्टिस, कोई बुरा काम सरफेस पे आ गया और लोगों को पता चल गया कि कुछ बुरा हुआ है. ऑपोजिट ऑफ अफेक्टेड, अफेक्ट होना मतलब असर होना. अफेक्टेड का ऑपोजिट क्या होगा बताओ? हार्म्ड, नुकसान होना. डिस्टर्ब्ड, परेशान होना. बेनिफिटेड, लाभान्वित होना यानी किसी को फायदा होना. वीकेंड, कमजोर होना. बताओ इसका क्या आंसर होगा? अफेक्टेड का ऑपोजिट बताना है. यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम. यस एवरीवन, अफेक्टेड मीन्स अक्ष पटेल, किसी पर किसी चीज का असर होना, प्रभाव होना. मीनिंग लिखा है ना, हार्म्ड का मतलब हानि पहुंचना, डिस्टर्ब का परेशान, सारा कुछ तो लिखा है बच्चे, इसके बाद भी मीनिंग. आंसर है अफेक्ट होने का ऑपोजिट असर, बेनिफिट होना. अफेक्ट होना जनरली नेगेटिव कॉनोटेशन में होता है, नेगेटिवली अफेक्ट होता है कोई इंसान, उसे नुकसान पहुंचता है, वो परेशान होता है या कमजोर हो जाता है. फायदा होता है तब हम उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है, बेनिफिटेड हो गया कोई, ठीक है, उससे एडवांटेज हो गई किसी चीज की, वी यूज सम अदर वर्ड्स फॉर दैट. सो नाउ लेट्स रीड दिस पीस ऑफ न्यूज फटाफट से. इंडिया टू होस्ट बिग कैट अलायंस समिट.
अलायंस मतलब किसी का साथ में आना, ठीक है, दो कंपनीज साथ में आ सकती है, दो तीन कंट्रीज साथ में आ सकती है, साथ में आकर मिलकर पार्टनरशिप में काम करना। समिट का मतलब दो होते हैं, एक मतलब समिट का होता है मीटिंग, जो यहाँ पर इसका मतलब है मीटिंग, और एक समिट होता है पहाड़ की चोटी, दैट इज नॉट मैम की चोटी, पहाड़ की चोटी, दैट इज द पीक ऑफ द माउंटेन। ओके, इफ आई एम अ माउंटेन दिस इज माई समिट, एंड दूसरा मीटिंग। सो इंडिया टू होस्ट बिग कैट अलायंस समिट, पीछे पीछे पढ़ना। India will host the first international Big Cat Summit, Alliance Summit in New Delhi in June 2026. पढ़ो इसे। Countries will discuss wildlife protection and conservation strategies for tigers, lions, cheetahs and snow leopards. तो कह रहा है कि भारत जो है वो होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा, मतलब वो बुलाएगा दुनिया भर से लोगों को दिल्ली में जून 2026 के अंदर, जहां पर बिग कैट्स, जिसमें कि टाइगर, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, ये सारे जानवर आते हैं, इसके ये सब जानवरों के लिए हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे बात करेंगे कि कैसे हम इनका हैबिटेट, दैट इज उनका नेचुरल प्राकृतिक निवास, नेचुरल होम उनका प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और कैसे कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चे, अलायंस का मतलब एक साथ आना, ओके, एक साथ आना। अवंतिका, दो चार बच्चों ने पूछ लिया, अभी अभी बताया था। अलायंस का मतलब दो तीन लोग, दो तीन कंपनीज, दो तीन कंट्रीज साथ में आके कुछ काम करते हैं, दैट कमिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज अलायंस, एक साथ आकर कुछ करना। स्ट्रैटेजीज का मतलब नीति, स्ट्रैटेजी मतलब नीति बनाएंगे वो कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। नाउ द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, क्या मतलब है इस शब्द का? डिस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन, हंटिंग एंड रिमूवल। इन चारों में से कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हरी अप एंड टेल मी। नाउ द आंसर इज कंजर्वेशन का मतलब बताने जा रही हूं मैं। पी वाली बटन दबा के थोड़ा जल्दी आंसर दे दिया करो बच्चों। व्हाट टेक्स यू सो लॉन्ग टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन? कंजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन का मतलब किसी चीज को बचाना या उसे सुरक्षा देना। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, हंटिंग मतलब शिकार, रिमूवल मतलब किसी को हटाना। चलो आगे चलते हैं। गुंजन, ओके, सो द एंटोनिम ऑफ यूनिफाइड इज, यूनिफाई करने का, यूनिफाई, ठीक है, या यूनिटी लाने का ऑपोजिट क्या है? ठीक है, यूनिफाई करना, जैसे आपने पांच भाइयों वाली कहानी सुनी होगी जिसमें यूनिटी स्ट्रेंथ वाली कहानी। यूनिफाई करना मतलब लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, यूनिफाई करना, एक करना, ठीक है। यूनिफाइड सिविल कोड भारत लाने की बात कर रहा है कि भाई सारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन पे एक ही कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के लिए अलग, या क्रिश्चियंस पारसीज के लिए अलग। सो अब इसका आंसर दो। ऑपोजिट क्या होगा यूनिफाइड का? डिवाइडेड, जॉइंट, कंबाइंड, कनेक्टेड। सो ऑब्वियसली एज यू कैन सी इन योर ऑप्शंस आल्सो, एक इसका ऑपोजिट है और बाकी तीनों जो शब्द हैं वो इसके सिनोनिम्स है, ठीक है, बाकी तीनों शब्द इसके सिनोनिम्स है। You will be better, Satish, don't worry, okay, everything will be fine. So the answer is unified. सबने आंसर दिया। यूनिफाइड का मतलब होता है जॉइंट, कंबाइंड एंड कनेक्टेड। यूनिफाइड का मतलब होता है ये।
और ऑपोजिट इज डिवाइडेड. ओके, ऑपोजिट इज डिवाइडेड. युगांशु, विराट, ऋषिका एंड ठीक है. जल्दी जल्दी कुछ बच्चे मेरे आंसर देने के बाद पोल को जल्दी से टिक कर रहे हैं, चालाकियां कर रहे हैं आप. फटाफट ये वाला न्यूज भी, हम ये वाली न्यूज भी देख लेते हैं. आयुष्मान भारत एक्सपैंडेड इन वेस्ट बंगाल. ठीक है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्ड द इम्प्लीमेंटेशन. पीछे पीछे पढ़ो. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम द इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज को लागू करना, मतलब किसी चीज को व्यवहार में लाना, मतलब जो पॉलिसी बनी है उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट कराना, लागू करवाना. तो नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की जो पॉलिसी है, आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, उसे इम्प्लीमेंट कराया है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि अभी अभी वहां बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है. एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स इन वेस्ट बंगाल. The government promised smooth and seamless execution of these health services. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि स्मूथ, बड़ा ही आराम से, बिना लोगों को कोई दिक्कत हुए, और सीमलेस मतलब जो अभी चल रहा है उससे नया सिस्टम जब आएगा तो एकदम स्टेप बाय स्टेप होगा और कोई मेजर चेंज नहीं होगा, मतलब बहुत ही आराम से चेंज होगा. सीमलेस एग्जीक्यूशन होगा उसका. एग्जीक्यूशन मतलब किसी चीज को क्रियान्वित करना, मतलब किसी चीज को काम करवाना जमीन पर. ठीक है. एग्जीक्यूट करना मतलब जाकर उस चीज को करवाना जमीन पर. जैसे अपन लोगों ने बात की कि सबको सफाई करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है हमारी प्रकृति के लिए एंड ऑल दैट. तो आपने जाकर उस चीज को एग्जीक्यूट किया और जाके अपने घर के आसपास का जो पार्क है उसे साफ कर लिया. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन. सीमलेस का मतलब जिसमें आपको पता भी ना चले और वो चीज हो जाए. ठीक है. कोई दिक्कत ना आए उसमें. ठीक है. नाउ द फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टेल मी. एग्जीक्यूशन होता है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब, या फिर रिफ्यूजल, डिस्कशन, क्या मतलब होता है बताइए. Hurry up everyone. Okay, I'm going to answer it now. जल्दी से बताइए बच्चों. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को कार्यान्वयन कराना, मतलब उसे लागू कराना. इम्प्लीमेंट करना, उस पे उसको काम में लाना, उसको लागू करवाना इज ऑल द सेम थिंग. कैंसिलेशन मतलब रद्द करना, उसे कैंसिल कर देना. रिफ्यूजल मतलब मना कर देना, इनकार कर देना. डिस्कशन मतलब बातचीत करना. ओके, आंसर इज सिंपली ए फॉर एप्पल. ओके, चलो अब आगे चलते हैं. द ऑपोजिट ऑफ स्मूथ इज. स्मूथ का उल्टा क्या होता है? स्मूथ का ऑपोजिट, स्मूथ मतलब जो बड़े आराम से हो जाए, जो बड़ा चिकना चिकना हो. लाइक मोबाइल की स्क्रीन बड़ी स्मूथ होती है, कुछ रोड्स बड़ी स्मूथ होती है, कुछ रोड स्मूथ नहीं होती. तो वो कैसी होती है? इजी, पीसफुल, डिफिकल्ट, सिंपल. तो वो वाली रोड्स होती है रफ. स्मूथ का एक और ऑपोजिट होता है रफ. ठीक है. रफ या हार्श. लेकिन इसमें से भी एक एंटोनिम है स्मूथ का, वो आप बताइए. So the answer to this question that you can see on your screen is, hurry up everyone. The answer is स्मूथ का ऑपोजिट इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट. इजी, पीसफुल और सिंपल तो स्मूथ के सिनोनिम्स या सेम मीनिंग्स या पर्यायवाची शब्द होंगे. ऑपोजिट या विलोम शब्द तो डिफिकल्ट ही हो सकता है. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स सी वन अनदर न्यूज. ठीक है, अनदर न्यूज वी आर गोइंग टू सी, और फिर हम प्रोवर्ब देखेंगे.
India strengthens nuclear triad. So on the National Technology Day, India highlighted its progress as a full nuclear triad power with land. पीछे पीछे पढ़ो. With land, air and sea based nuclear capabilities. इसे पढ़ो. पढ़ लिया. This boosts national security and strategic deterrence. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब. तो देखो, भारत जो है वो न्यूक्लियर पावर तो पहले भी था, लेकिन बात ये थी कि पहले हमारे पास परमाणु बम, जो एटम बम, न्यूक्लियर बम था, वो जमीन के लिए था. अब हमारे पास, अब हम हवा से भी जाकर किसी पे परमाणु हमला कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, और समुद्र के माध्यम से अपनी सबमरीन से भी, या शिप से, या एयरक्राफ्ट कैरियर से, कैसे भी वहां से भी हम अटैक कर सकते हैं. तो तीनों ये है, इसको ट्रायड कहते हैं. इन तीनों मीडियम से, अब मैं सारे मतलब बता रही हूं, कैपेबिलिटी मतलब, डेटरेंस मतलब, ये अरे भाई सुन तो लो, सारे मतलब बता रही हूं, सुन तो लो. सुन लो. डेटरेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम लोग रिपब्लिक डे परेड करते हैं, उसमें हम लोग सारे हम लोग अपने वेपन्स दिखाते हैं कि ये अग्नि मिसाइल, और ये वाली मिसाइल, और वो वाली मिसाइल, और ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर. ऐसे ही अमेरिका भी करता है, सारी कंट्रीज करती है. ठीक है, तो ये सब क्यों किया जाता है? अंशराज, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, इतनी बार यस मत लिखो. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? डेटरेंस. जब कोई कंट्री अपने सारे वेपन्स, यानी अपने सारे हथियार, और अपनी सारी जो वॉर कैपेबिलिटी है, युद्ध की जो क्षमता वो रखती है कंट्री, वो देश, वो जब दिखाए विश्व पटल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम डेटरेंस. ये क्यों किया जाता है? ताकि दूसरा देश अटैक ना करे, पहले ही समझ जाए कि ये पावरफुल कंट्री है. तो किसी को कोई अपनी पावर को दिखाए, इसलिए ताकि कोई उसको अटैक ना करे, उसे हार्म ना करे, पहले ही पीछे हट जाए, इसे डेटरेंस कहते हैं. ठीक है, अब इंडिया स्ट्रेंथन करने का मतलब मजबूत करना. इंडिया स्ट्रेंथन कर रहा है अपना न्यूक्लियर ट्रायड. ठीक है, उसने लैंड, एयर, सी तीनों तरीके से अपने आप को सशक्त या पावरफुल बना लिया है. ठीक है, और ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर बात और सामने निकल कर आई है, जहां इंडिया ने हाईलाइट किया मतलब इस पर जोर देकर दुनिया के सामने इस बात को रखा. ठीक है, कि वो फुल्ली अब न्यूक्लियर केपेबल है हर तरीके से. ठीक है, और ये चीज नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए की गई है. और साथ में स्ट्रैटेजिक डेटरेंस मतलब सोची समझी, हमने प्लानिंग करके लोगों को बता दिया है कि हम लोग इतने पावरफुल है, हमसे पंगा नहीं लेने का. अब बताओ, केपेबिलिटी का सिनोनिम, पर्यायवाची क्या होता है? बच्चे कीर्ति, मैंने न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब सबसे पहले तो बताया था. ट्रायड का मतलब सी, वाटर और लैंड, तीनों तरीके से. ट्रायड किसी तीन चीज के मिलने से बनता है, ट्राई वर्ड आ रहा है, और न्यूक्लियर ट्रायड मतलब तीनों चीज, सी, वाटर और एयर में, तीनों में हम लोग न्यूक्लियर वे में केपेबल है. ठीक है, टू अटैक द अदर कंट्री. तो केपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस, कमजोरी, टैलेंट, क्षमता, फेलियर, असफलता, डर या फियर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, केपेबिलिटी का मीनिंग होता है आपके अंदर की एबिलिटी, मतलब क्षमता, कि आप क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. The opposite of strengthen मतलब किसी चीज को मजबूत करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? इम्प्रूव करना, वीकन करना, कमजोर करना, डेवलप करना, यानी कि विकसित करना, सिक्योर करना, सुरक्षित करना.
बच्चे आज थोड़ी होगी रीजनिंग की क्लास, पांडे सर की क्लास हाँ होगी, नवोदय में होगी, सैनिक के बैच में जल्दी ही शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। फिर आपकी पढ़ाई के घंटे 5-5.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपका सैनिक में सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि बच्चों जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना, वो हॉस्टल में रहकर सुबह से रात तक, सुबह 5 से 10 तक पढ़ते हैं, उनको compete करने के लिए 5 घंटे की पढ़ाई घर पे बैठ के करनी पड़ेगी आपको। स्ट्रेंथन का ऑपोजिट होता है वीकन, इम्प्रूव, डेवलप, सिक्योर, उसके सेम सेम मीनिंग्स है। तो आंसर इज वीकन। ओके एवरीवन। अच्छा, रीजनिंग की क्लास जो सैनिक वाला ग्रुप है उसका टाइम तो अनाउंस किया जाएगा, नवोदय के अंदर 4:30 से होती है। बाकी आपको टाइमिंग का आइडिया नहीं है तो शाम को 7:30 से 10:30 वाली शंकर सर की मीटिंग से जुड़कर पूछ लेना। सभी न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, ताकि जब लिंक आए तब आप अवेलेबल हो जाए आपको। ओके, तो ये आप देख रहे हैं आपका ऑल इंडिया लीडर बोर्ड, ठीक है, देख लीजिए क्योंकि सारे भारत से बच्चे जुड़े हुए हैं। 58 कॉइन्स टॉप रैंकर के हैं, तो अगर आपके 50 कॉइन्स है तो रैंक तो आपकी 8 है, 8th या 9th रैंक है, लेकिन आप वैसे आपकी यहाँ पर 55th रैंक है, क्योंकि आपसे ऊपर 55 बच्चे हैं जिनके 50 से ऊपर कॉइन आए हैं। तो इस तरीके से दोनों रैंक कैलकुलेट कर लेना। एक और एग्जाम्पल है कि 59 कॉइन्स है, 60 कॉइन्स अगर टॉपर के हैं, और अब अगर आपके 40 कॉइन्स है तो 40 कॉइन्स पे रैंक तो वैसे 20 है आपकी, लेकिन आपसे ऊपर यहाँ दिख रहा है ना 127 बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रैंक कैलकुलेट करना, मैं फिर से दिखा दूंगी। अब ये देखिए आपका करेक्ट आंसर लीडर बोर्ड, इसमें आपने जितने भी पोल में करेक्ट आंसर दिए हैं देख लीजिए कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए। 17 करेक्ट किए हैं टॉपर ने, तो अगर आपने 14 करेक्ट किए हैं तो वैसे तो आपने टॉपर के हिसाब से 4th रैंक पे लाए हो आप, लेकिन आप 74 बच्चों से नीचे हो, ठीक है, 74 बच्चे आपसे ऊपर है, तो ये कंपेटिटर्स है आपके जो आपसे ऊपर होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। फिर से मैं दिखाती हूँ एक बार कॉइन लीडर बोर्ड, और फिर आपका रीजनिंग का टाइम हो गया, और इधर एडवांस्ड मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, सैनिक क्लास 6th में, तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको शाम को इंग्लिश की क्लासेस में मिलती हूँ। बाय बाय।